नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़िया मेरी बेइज्जती करवा दी सबके सामने। और देखो, बेशरम बन के ठूंस रही है यहाँ। यह सब सुनकर ससुर से बर्दाश्त ना हुआ और बहू को दिन में तारे दिखा दिए। दोस्तों, यह कहानी का दूसरा भाग है। कहानी का पहला भाग देखने के लिए चैनल को अभी विजिट कीजिएगा। उन्हें कोई काम करने को कहती और अगर वे कर देती तो फिर भी उन्हें पागल या दिमाग नहीं है या बेवकूफ़ जैसे काम क्यों करती हो माँ जी, यह सब कहा करती थी बहू। और इन सब बातों से कमल जी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थीं, अंदर ही अंदर घुट रही थीं, क्योंकि वह अपनी बहू से कुछ कह भी नहीं पाती थीं, लेकिन यह सब बातें वह सह भी नहीं पा रही थीं। पूजा ने तो अपनी सास का मजाक बना दिया था। वह कोई काम करें तो परेशानी और अगर ना करें तो भी परेशानी। अगर कोई काम ना करती तो अड़ोस पड़ोस में सबसे अपनी सास की बुराई करती फिरती, कहती कि मेरी सास तो कुछ काम करने को तैयार ही नहीं होती। घर में सारा काम नौकरानी के अलावा जो भी काम होता है सब मुझे ही देखना पड़ता है। अरे, माना कि घर में नौकर आता है तो कम से कम बैठकर उस नौकर को काम तो बताया ही जा सकता है ना। लेकिन नहीं, काम वाली लगा रखी है मेरे पति ने, फिर भी उसे ढंग से काम तक नहीं समझा सकती मेरी सास। अब उसे काम वाले को यानी शर्मीली को काम समझाना हो, उसका काम देखना हो या फिर उसके बाद के बचे हुए कामों को करना हो तो सब मुझे ही करना पड़ता है। कई बार तो कमल जी को उनके पड़ोसियों ने टोक भी दिया कि अरे कमल बहन, आपकी बहू इतनी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है, तो आप उनकी ज़रा मदद क्यों नहीं करवा देती। हर चीज़ के लिए बेचारी खुद ही भाग दौड़ी करती है, बाहर के ही इतने काम हो जाते हैं। ऐसे में आप घर में जो काम वाली काम करती है उससे तो काम करवा ही सकती है ना। अब वह उन सबको क्या कहती कि उनकी बहू ने पिछले 5 सालों से इस काम वाली को चुन रखा है और अब तो शर्मीली भी उनके परिवार का हिस्सा ही थी। बस फर्क इतना था कि वह कमल जी और घनश्याम जी से ज़्यादा पूजा का गुणगान किया करती थी। इसका इकलौता कारण यह था कि शर्मीली को पूजा न सिर्फ तनख्वाह दिया करती थी, बल्कि अपने पुराने कपड़े हो या कोई सामान हो जो घर में बेकार पड़ा रहता था, पूजा वह सही सामान अक्सर शर्मीली को ही दे दिया करती थी, जिसके कारण शर्मीली पूजा का गुणगान किया करती थी और हर समय उसी के आगे पीछे घूमती रहती। जो पूजा बोल देती शर्मीली वही काम किया करती थी। यहाँ तक कि पूजा ने ही शर्मीली को कह भी रखा था कि जो काम वह बताए शर्मीली को बस वही काम करने हैं। और इसीलिए तो शर्मीली इतनी खुश रहा करती थी, क्योंकि पूजा की अपनी सास से ईर्ष्या के कारण शर्मीली मज़े से रह रही थी, क्योंकि जब भी कमल जी उसे कोई काम बताती तो वह उन्हें अनसुना कर देती थी। लेकिन यह सब बातें कमल जी भला कैसे अपने पड़ोसियों को समझाती, कैसे उन्हें अपनी बहू के कारनामों के बारे में बताती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और एक दिन पूजा जब घर पर बच्चों के लिए शर्मीली से नाश्ता बनवा रही थी तो तभी कमल जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और बोली, शर्मीली, आज तो सुबह से बड़ी तेज़ भूख लग रही है, फटाफट नाश्ता निकाल कर दे दे, फिर मुझे दवाई भी खानी है, चक्कर से आ रहे हैं, लग रहा है कि बीपी बढ़ जाएगा। शर्मीली ने एक पराठा प्लेट में रखकर उन्हें दे दिया और कमल जी आराम से पराठा खाने लगीं और शर्मीली से एक और पराठा मांग लिया। इतनी ही देर में पूजा बच्चों को तैयार करके ले आई और किचन में जाकर बोली, शर्मीली, यहाँ बर्तन में 2 पराठे रखे थे, वह कहाँ चले गए। तो बर्तन साफ करती हुई शर्मीली बोली, दीदी जी, वह पराठे तो मेरे अम्मा जी को दे दिए। शर्मीली के इतना कहते ही वह बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बोली, इन्हें दे दिया मतलब? मैंने तुझे कहा था ना कि बच्चे एक बार नाश्ता करके चले जाएं, उसके बाद बनाकर तू सबको खिलाती रहना।
तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? अब एक बात तुझे भी चार चार बार बोलनी पड़ेगी क्या? जब मैंने तुझे एक बार कहा था तो तुझे समझ नहीं आता। अब बच्चे बिल्कुल स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। बता, इन्हें मैं क्या खिलाऊं? तो शर्मीली बोली, सॉरी दीदी जी, दिमाग से निकल गया। अम्मा जी को दवाई खानी थी ना, इसीलिए। आप अभी रुकिए, बच्चों के लिए फ्रिज में से पोहा निकाल कर गर्म कर देती हूँ। तो गुस्से में पूजा बोली, अरे मेरे बच्चे क्या रात का बासी खाना खाकर स्कूल जाएंगे? अगर पोहा रखा ही था तो इन्हें नहीं दे सकती थी? इन्हें कहाँ जाना था? बस दवाई ही तो खानी थी। और माँ जी, ऐसी ही आप हैं, इससे पूछ नहीं सकती थीं कि बच्चों ने नाश्ता किया है या नहीं किया? लेकिन नहीं, आपको तो बस अपना अपना सोचना है। हद कर रखी है बिल्कुल। वह इतना सब बोल रही थी कि तभी पीछे से घनश्याम जी आ गए और बोले, अब क्या हमारे खाने पीने पर भी रोक टोक लगाओगी बहू? अगर उसने पराठे खा भी लिए तो कौन सी आफत आ गई? अपनी हद में रहना सीख लो और हमसे ज़्यादा बदतमीज़ी करने की कोशिश मत किया करो। मत भूलो कि हम इस घर के मालिक हैं, तो इतना रौब झाड़ने की कोशिश मत करो। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बदतमीज़ी देख रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी पत्नी से इस लहजे में बात करने की कोशिश भी मत करना। समझ गई ना? अब जाओ, जाकर अपना काम करो। बच्चों को स्कूल छोड़कर आना है, जो करना है करो। और वैसे भी बच्चों को कितना पराठे खिलाती हो तुम? देखा है मैंने। तुम तो इन्हें रोज़ ब्रेड पर जैम लगा कर देती हो ना नाश्ते में, तो आज भी वहीं दे दो। कौन सी आफत आ जाएगी? अपने ससुर जी के इतना बोलते ही पूजा मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी, हे भगवान, जरा देखो तो सही, अपनी बहू से कैसे जुबान लड़ा रहे हैं, जैसे यह मेरे साथ के हों। मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी बीच में कूद पड़े। अरे, औरतों की लड़ाई में, औरतों की बातचीत में आपका क्या मतलब? आज आने दीजिए आपके बेटे को, शाम को वहीं आपकी खबर लेंगे। पूजा ने जब घनश्याम जी को इतना कहा तो वह गुस्से में बोले, हाँ हाँ, आ जाने दो। आज देखते हैं कि कौन किसकी खबर लेगा। जितना बर्दाश्त करना था मैं कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा बर्दाश्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। आने दो आज, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें जो कहना हो तुम कह लेना, मुझे अपनी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमल, तुम आराम से पराठे खाओ। और सुनो शर्मीली, जाकर मेरे लिए भी पराठे बना दो। और हाँ, आज से सुबह नाश्ते में हम दोनों के लिए भी पराठे ही बनेंगे। और हाँ, बच्चों के लिए भी अच्छा सा नाश्ता बना दिया करना। तो गुस्से में पूजा वहाँ से चल दी और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों की चिंता करने की आपको। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना आता है बहुत अच्छे से मुझे। चलो बच्चों, आज तो देख लिया ना अपने दादाजी को, बड़े दादाजी और दादी माँ करते रहते थे ना, देखो इनका तमाशा। तो पूजा का छोटा सा बेटा बोला, मम्मी, दादी ने पराठा खा लिया तो क्या हो गया? आपने खामोखा इतनी सारी बातें सुना दी। यह सुनकर पूजा अपने माथे पर हाथ मारती हुई बोली, हे भगवान, क्या होगा मेरी औलाद का? मेरी तो औलाद इनकी परम भक्त बनी पड़ी है। चल तू मेरे साथ, सुधारती हूँ आज तुझे। बड़ा दादी दादा का चमचा आया, चल यहाँ से। इतना कहकर अपने बेटे का हाथ पकड़कर पूजा उसे वहाँ से ले गई। शाम हुई तो पूजा का पति शाम को घर वापस लौटा और घर वापस आते ही पूजा ने उससे न जाने क्या क्या कहा और वह बड़े गुस्से में आकर अपने पिता के पास झगड़ा करने के लिए पहुंच गया। वह अपने पापा के कमरे में गया और दरवाज़ा खटखटाया। घनश्याम जी उसके चाल ढाल देखकर ही समझ गए थे, तो बोले, आओ, कहना है जो वो कहो। तब उनका बेटा उमेश बोला, पापा, पूजा ने बताया मुझे आज जो कुछ भी हुआ।
आपको उससे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और यह जो आप राग अलापने लगे हैं कि मेरा घर है, यह क्या लगा रखा है आपने? क्या इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है? अगर यह आप ही का घर है, तो हम क्यों हैं इस घर में? हमें तो इस घर में ही नहीं होना चाहिए। जब सब कुछ आपका ही है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों हैं यहाँ पर? अगर आपको हमारे रहने से इतनी परेशानी है तो बता दीजिए। हमें घर छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और रह लेंगे। अपने बेटे की यह बात सुनकर घनश्याम जी बोले, बेटा जी, जैसे अपनी पत्नी की बातें सुनकर गुस्से में यहाँ तुनक कर चले आए हो, वैसे एक बार अपने बाप से भी तो पूछा होता कि बात क्या थी, क्यों मैंने उससे यह सब बातें कहीं। आज सुबह क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें आधी बातें बताई होंगी। जो भी हुआ, अगर पूरी बातें बताई होती तो तुम मेरे सामने इस लहजे में बात करने के लायक नहीं होते। खैर, जो भी हो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें नहीं बताया, ना ही तुम मुझसे पूछ रहे हो। फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने आज सुबह क्या किया। बहुत दिनों से मैं उसकी यह सब बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूँ और अपनी आंखों से देख रहा हूँ। खुद ही तो कमल को कोई ना कोई काम करने के लिए कह देती है और फिर खुद ही इसे दुनिया भर की बातें सुनाने लगती है कि आपको यह काम करने की तमीज़ नहीं है, बिल्कुल गंवार हैं, पिछड़े ज़माने की औरत हैं। ऐसी ही न जाने कितनी बातें सुनाती है इसे, लेकिन उसने फिर भी आज तक उसकी किसी बात को सुनकर अनसुना नहीं किया। जब भी तुम्हारी पत्नी से कोई काम देती है तो यह उसे करने में जुट जाती है और हर बार उतनी ही लगन से काम करती है, बस यह सोचकर कि इस बार यह काम मेरी बहू को पसंद आ जाए। लेकिन नहीं, बहू रानी को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। हर बार इसके काम में उसे कमियां नजर आने लगती हैं। लेकिन तुम यह बात कहाँ समझोगे? तुम्हें तो बस तुम्हारी पत्नी दिखाई देती है। माँ के बारे में सोचना तो तुमने ज़रूरी ही नहीं समझा। और आज सुबह जो वाक़या हुआ था, वह ऐसे था। घनश्याम जी ने सुबह का सारा वाक़या अपने बेटे को बता दिया और बोले, एक बात गांठ बांध लो बेटा, मैं बूढ़ा ज़रूर हुआ हूँ, मैंने काम ज़रूर बंद किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी पत्नी को किसी के जूते पर रोटियां खाने के लिए छोड़ दूं। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी यही चाहते हैं और तुम्हारी यही इच्छा है तो माफ़ करना, लेकिन मुझे कतई मंजूर नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी के साथ ऐसा ही बर्ताव करती रहे और मैं चुपचाप सब देखता रहूं और कुछ ना बोलूं, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा जी। अगर तुमसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम शौक से घर छोड़कर जा सकते हो। मुझे मेरी पत्नी का सम्मान औलाद के प्यार से कई गुना ज़्यादा प्यारा है। तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन साथ ही अपनी पत्नी के आत्म स्वाभिमान की रक्षा करना भी मेरा ही फर्ज है। शादी के पहले, जब तक तुम इस दुनिया में भी नहीं थे, तभी मैंने अपनी पत्नी को 7 वचन दिए थे, जिनमें से एक यह भी था कि मैं अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करूंगा भी और दूसरों से भी करवाऊंगा। इसीलिए अगर तुम अपनी पत्नी के साथ यह घर छोड़कर जाना चाहो तो शौक से जा सकते हो, लेकिन अगर इस घर में रहना है तो उसे बड़ों से बात करने की तमीज़ और तहजीब सीखनी होगी, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। यह बात सुनकर उमेश वहाँ से निकल गया और अपने कमरे में जाकर बड़बड़ाता रहा। अगली सुबह कमल जी और घनश्याम जी जैसे ही नाश्ता करने बैठे, वैसे ही उनका बेटा अपना सामान पैक करके घर से निकलने लगा। तो घनश्याम जी ने उमेश को आवाज़ दी और कहा, उमेश, कहीं घूमने जा रहे हो क्या? तो उमेश बोला, आपने ही तो कहा था कि अगर चाहूँ तो घर छोड़कर जा सकता हूँ, तो बस
घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब घनश्याम जी ने उमेश को अपने पास बुलाया और कहा कि उमेश, मैंने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा और बिल्कुल ठीक कहा है। अगर तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकती तो तुम शौक से जाओ, क्योंकि आखिरकार तुम भी तुम्हारी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हो। लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना सीख लो बेटा, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बहू, एक सीख खास तौर पर तुम्हें दे रही हूँ कि आज तुम जो हमारे साथ कर रही हो ना, ईश्वर से प्रार्थना करो कि दिन रात कि कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वह न करे, क्योंकि जब बुढ़ापे में अपना इकलौता सहारा हाथ छोड़कर भागता है ना, तो बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट पहुंचता है। मैं नहीं चाहता कि यह दर्द तुम सहन करो। तुम्हें हम दोनों बूढ़े पति पत्नी की 2 रोटियां भारी लगने लगीं, बस इसीलिए मैंने इसे कहा था। लेकिन सचमुच तुम लोग हमें छोड़कर जा सकते हो। यह सब देखने के बाद मेरा औलाद नाम के शब्द से विश्वास उठ ही गया है। तुम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए हमें छोड़कर जा सकते हो, तो अगर कल को कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी तो क्या हमारा साथ दोगे? लेकिन याद रखना बहू कि एक दिन तुम्हारा भी बेटा बड़ा होगा और वह भी तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें देगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि जब एक माँ से उसके बेटे को दूर किया जाता है तो कैसा दुख होता है। और सुनो बेटा, नखरे में घर छोड़कर जा तो रहे हो, एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर आज तुम यह घर छोड़कर चले गए तो तुम्हारा इस घर से आज के बाद कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं तुझे अपने घर, ज़मीन, जायदाद सब से बेदखल नहीं करूँगा। यह सुनते ही न सिर्फ उमेश बल्कि पूजा के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उमेश ने पूजा की ओर देखा, फिर अपने पिताजी के पास वापस लौटा और बोला, क्या कहा आपने पापा? तुम हमें 2 रोटी नहीं खिला सकते और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग रहे हो, तो मैं क्यों आपकी प्रॉपर्टी से तुम दोनों को बेदखल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। आखिरकार यह मेरी मेहनत की कमाई है, किसी और का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मैं जो चाहे करूँ। जैसे तुम्हारी पत्नी हम पर हुक्म चला सकती है, वैसे ही मैं भी अपनी संपत्ति पर अपना हुक्म चला सकता हूँ। मैं आज ही वकील को बुलाकर तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करके इन सारे कागजात को तैयार करवा लूँगा और शाम तक तुम्हें भिजवा भी दूँगा। बल्कि शाम तक क्यों, रुको, वकील को बुलाता हूँ, वह 2 घंटे में कागज़ तैयार करके ले आएगा। तब तक तुम लोग यहाँ से जाते वक्त उन सब कागजात पर दस्तखत करके ही जाना, क्योंकि अगर एक बार सब कुछ सेटल करके जाओगे यहाँ से तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। एक काम करो, 2 घंटे के लिए अपने अपने सूटकेस कमरे में रख लो। वकील को फ़ोन करके मैं बुला रहा हूँ। अब जायदाद से बेदखल होने की बात सुनकर तो पूजा और उमेश दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल थी। उन्होंने खुद अपना सामान घर में भी नहीं रखा और घर से बाहर भी नहीं किया, बस अपने बच्चों को लेकर कमरे में गए, जहाँ पूजा उमेश से कहने लगी, उमेश, तुम्हारे माँ पापा का दिमाग चल गया है क्या? कैसी बकवास और बेफिजूल की बातें कर रहे हैं दोनों। अरे अगर तुम्हें भी जायदाद से बेदखल कर देंगे तो यह सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करेंगे? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, आखिरकार सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा। तो गुस्से में उमेश बोला, क्या परेशान मत हो? अगर गुस्से में पापा ने मुझे बेदखल कर ही दिया तो तुम क्या कर लोगी? और वैसे भी बुजुर्गों के लिए आजकल कानून भी बहुत सख्त है, इसीलिए मम्मी पापा को हल्के में मत लेना। और मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आता, तुम्हारे पेट में क्या दर्द रहता है जो रोज़ आए दिन घर में कलेश करके बैठ जाती हो? अरे जब घर में शर्मीली को काम पर रखा हुआ है पापा ने, तो तुम्हारा क्यों ड्रामा रहता है? क्यों हमेशा तमाशा करती हो? इस पर पूजा बोली, मैं तमाशा करती हूँ या तुम्हारी माँ तमाशा करती हैं? तब उमेश बोला, बस करो पूजा, प्लीज़ अब मुझे मत तमाशा दिखाओ,
क्योंकि सच मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो। तब पूजा एकदम चुप हो गई और कुछ ना बोली। तो उमेश ने उसे समझाया, पूजा, हमारे बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं। मेरी तनख्वाह कितनी है, बाहर खर्चा कितना होगा, अपना घर तक नहीं खरीद पाएंगे हम लोगों ने पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी अगर, तो क्या होगा। ऐसे ही यह करोड़ों का मकान तुम मुझे क्यों इससे बेदखल करवाना चाहती हो यार। तो पूजा पैर पटकती हुई बोली, मुझे नहीं पता उमेश, मुझे नहीं रहना इस घर में। तब गुस्से में उमेश बोला, एक तो मुझे तो तुम्हारा तमाशा सच में समझ नहीं आता। अरे बेवकूफ़ हो क्या, दिमाग में गोबर भरा है? बिल्कुल ही। अरे यार, कितना प्यार से समझा रहा हूँ। बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगी फ्यूचर में, और यह जो घर में महारानी बनकर बैठी रहती हो ना, सब पता चल जाएगा। यह फ्लैट पापा के नाम पर है और अभी तक पापा की पेंशन आती है, जिसकी बदौलत हमारा खर्चा चले जा रहा है, वरना बच्चों की फीस तक नहीं भर पाऊंगा मैं ढंग से। दिमाग को थोड़ा काबू में लेकर आओ और मत भूलो कि वही हैं जिनकी बदौलत हमारे बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं, और वह जो घर में हर चीज़ ला कर रखते हैं, तुम्हें उस इंसान की 2 रोटियों से भी परेशानी होने लगी। अरे ये कैसी बेवकूफ़ औरत हो तुम। और भी न जाने कितनी बातें उमेश ने गुस्से में पूजा को सुना डाली, और पूजा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि उमेश ने उसे धमका दिया था कि अगर पूजा को घर छोड़कर जाना ही है तो अब वह अकेली जाएगी। उमेश अपने माँ बाप को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसे अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। 2 घंटे में पूरे होने में अभी भी कुछ समय बाकी था कि इतनी ही देर में उमेश नीचे आया और बोला, बाबूजी, पूजा कुछ कहना चाहती है। पूजा, आओ आगे आओ। दरअसल बाबूजी, पूजा को अपनी गलती का एहसास है। उसने माँ के साथ जो किया वह उसे नहीं करना चाहिए था, और फिर माँ ही तो आखिरकार इस घर की बड़ी मालकिन है ना। पूजा तो बाद में ही आई है। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबूजी। पूजा ने भी अपनी सास से माफ़ी मांगी, तो उन दोनों ने भी उन्हें माफ़ कर दिया, और उमेश ने अपने पिताजी से कहा कि पापा, अब किसी वकील को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एक साथ एक परिवार की तरह यहाँ खुशी खुशी रहेंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सब बातें सुनकर घनश्याम जी और कमल जी दोनों ही बहुत खुश हो गए, और उन्होंने अपने बच्चों को गले लगा लिया और वे दोनों चले गए। जब अपने कमरे में वे आराम करने लगे, तो घनश्याम जी बैठे बैठे कुछ सोचकर बहुत ज़ोर से हंस पड़े और बोले, क्या ज़माना आ गया है। रिश्तों से ज़्यादा अब पैसे की पूछ है। उन्हें अकेले ही बड़बड़ाते और हंसते हुए देखकर कमल जी उनके नज़दीक आईं और बोली, क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? मैं तो यह सोच सोच कर परेशान हूँ कि अगर बच्चों को उनकी गलती का एहसास नहीं होता, तो आज हमारे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाते। वकील के आते ही सब अलग हो जाते, सब बिखर जाता। कमल जी की यह बात सुनकर वह और ज़ोर से हंसे और बोले, अरे भाग्यवान, वकील कैसे आ जाता। वकील तो तब आता ना जब वकील को बुलाया जाता। यह सुनकर कमल जी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी, तो घनश्याम जी बोले, अरे भाई, मैंने किसी वकील को फ़ोन किया ही नहीं था। वह तो तुम्हारी औलाद का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए, यहाँ उनकी और अपनी वैल्यू समझाने के लिए यह सब बोलना ज़रूरी था। बस इसीलिए उनसे झूठ बोला, और देखो, उनका सच हमारे सामने आ गया। अब इस बात को अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि अपनी मौत तक भी हमें अपनी जायदाद की रक्षा करनी है, वरना हमें हमारी रक्षा करने वाला कोई न मिलेगा। यह कहकर हंसते हुए घनश्याम जी थोड़े गंभीर हो गए, तो कमल जी बोली, कोई बात नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए। अब तो उन्हें उनकी गलती का एहसास हो ही गया है ना। तब घनश्याम जी बोले, भाग्यवान, कब तक इतनी सीधी रहोगी? तुम्हारे बच्चे यहाँ जायदाद के लिए रुके हैं, हमारे लिए नहीं।
आज की दुनिया में पैसा ही सबसे ज़्यादा कीमती रह गया है। रिश्तों की या अपनों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मोल नहीं रह गया। लेकिन हाँ, ऐसी औलाद का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए हमें अपनी इस धन दौलत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, घनश्याम जी ने अपने बेटे के साथ जो धोखा किया, क्या वह सही था या गलत? इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल पर विजिट करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल पर बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।